guys, a very warm welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. This is Surabhi Bhatia and I have एक बहुत ही मजेदार सा प्रैक्टिस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू जो हमारा रहने वाला है AIET फोकस्ड क्योंकि एग्जाम है अब और इस वक्त हमें चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा कॉन्फिडेंस। तो IPR अराउंड तुम क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, कल नहीं किए तो डू प्रैक्टिस दैट आफ्टर दिस सेशन। पर यहाँ पे लीगल के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट? बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का, छोटी सी प्रैक्टिस आप लोगों की, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, क्विकली प्रैक्टिस करेंगे एंड एट एंड ऑफ दिस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 15। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हम एक मिक्स्ड बैग सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकता है। यूजुअली पार्लियामेंट की जो पावर होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट के लिए, पर ऐसे भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं जहां पर वो ट्रीटीज इस्टेब्लिश करने के लिए या और राज्यसभा से अगर हमारे पास पावर है तो ऐसे इंस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट का हक जम जाता है। तो ट्रीटीज के लिए पर्टिकुलरली कौन सा आर्टिकल है? 256, 253, 54 और 356। तो दैट इज आर्टिकल 253। याद रखना, सिर्फ ट्रीटीज के रिगार्ड में बात की है। इंटरनेशनल लॉ के लिए यहाँ एक से दो आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आर्टिकल 51 बहुत एग्जाम में आता है, फॉस्टर इंटरनेशनल रिलेशंस, और एक आर्टिकल 253 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जहां पे पार्लियामेंट ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए ये काम कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अकम्प्लिस ने अनकोरॉबरेटेड टेस्टिमनी दी रिलेटेड टू कन्विक्शन, मतलब कि अकम्प्लिस की जो टेस्टिमनी है उसके साथ हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है। व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ सच टेस्टिमनी? यहाँ पे कितनी लीगल है हमारी ये टेस्टिमनी? कंप्लीटली इलीगल है, अकम्प्लिस वाले में कोरॉबरेशन चाहिए ही चाहिए। वैलिड है बट अनसेफ रूल ऑफ प्रूडेंस है। ऑलवेज इनवैलिड है, वैलिड सिर्फ तब है जब मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे। तो यहाँ पे अगर वो अनकॉरॉबरेटेड है और अकम्प्लिस की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली इलीगल होगी, वो वैलिड बिल्कुल रहेगी। पर यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को उसे सोच समझ के क्या करना होगा? इंप्लीमेंट करना होगा, उसे सोच समझ के यहाँ एविडेंस के तौर पे कंसिडर करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टॉपल किसके अगेंस्ट ऑपरेट नहीं हो सकता है? एस्टॉपल जो हमारा सेक्शन 121 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है वो ये कहता है कि अगर किसी ने भी एक पर्सन के कंडक्ट के बेसिस पे एक एक्ट ओमिशन किया है तो वो पर्सन अपने कंडक्ट से पीछे नहीं हट सकता है। इन द सिंपल टर्म्स दैट इज एस्टॉपल। तो यहाँ पे एस्टॉपल किसके अगेंस्ट ऑपरेट नहीं होता, मतलब हम इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते अपने कंडक्ट से पीछे हटने के लिए, माइनर को, स्टैट्यूट और रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज स्टैट्यूट। मतलब कि अगर लॉ में कोई एक बात गिवन है तो उस पे एस्टॉपल नहीं लगेगा, आप लॉ पे एस्टॉपल नहीं लगा सकते। माइनर पे भी एस्टॉपल लग सकता है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत स्टूडेंट्स बी मार्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिन्होंने बी मार्क किया ऑनेस्टली बताओगे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे नंबर कटा है। ठीक है, ऑनेस्टली बताना है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। रेस इप्सा लोक्यूटर शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, लाइबिलिटी और डैमेजेस। बहुत बार इससे कनेक्टेड हमारे सामने क्वेश्चन आता है। रेस इप्सा लोक्यूटर सिंपली इज द प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, जो यहाँ पर नेग्लिजेंस के केसेस में बहुत बहुत रिपीट होता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस में क्या एग्जैक्टली शिफ्ट होता है रेस इप्सा लोक्यूटर के बेसिस पे? तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ के ऊपर होता है। प्लेंटिफ के ऊपर सारा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। पर अगर हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ये काम हुआ है तो अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, डिफेंडेंट या अक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। रेस इप्सा लोक्यूटर, इससे कनेक्टेड दो तीन बातें आपको जरूर याद होनी चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सा सेक्शन है जो रेस इप्सा लोक्यूटर से कनेक्टेड है? तो दैट इज सेक्शन 109 उससे कनेक्टेड है। यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा,
स्टैंडर्ड ऑफ केयर का रेस इप्सा लोकेटर से कोई लेना देना नहीं है, ना लाइबिलिटी का ना ही डैमेजेस का। रेस इप्सा लोकेटर एक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस है जो क्लियरली ये बताता है कि सिचुएशन देखते हमें समझ आ गया किसने गलती की किसने नहीं की। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। मूविंग ऑन, डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन कॉजेज रेकरिंग लीकेज फॉर 3 years। किसी एक प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं हुआ जिसकी वजह से 3 साल से बार बार यहाँ पे लीकेज हो रही है। लिमिटेशन पीरियड ऑफ सच पीरियड रन्स फ्रॉम, यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड ऐसी चीज का फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर तब से होगा, या फिर डेट ऑफ पोजेशन से होगा, जब यहाँ पर डिफेक्ट हो रहा है हर इंस्टेंस पे वो स्टार्ट हो रहा है, या फिर फाइलिंग डेट से होगा। तो हमारा जो लिमिटेशन पीरियड है, जितनी बार यहाँ पर लीकेज होगा फॉर कॉन्टिन्यूअस इंस्टेंसेस इट कीप्स ऑन स्टार्टिंग अगेन एंड अगेन, विच इज सेक्शन ऑप्शन सी। नाउ लिमिटेशन एक्ट पे ये बोलता है कि जहां पर कॉन्टिन्यूअस एक्ट्स होते हैं वहां पर हमारा ये जो लिमिटेशन पीरियड है वो कॉन्टिन्यूअसली रिन्यू होता रहता है। ठीक है, मूविंग ऑन। If under BNSS, magistrate takes cognizance after limitation expires। BNSS और CRPC में क्लियरली डिफाइंड है कि फाइन जब तक लगेगा, कितने साल की सजा, उसके बेसिस पे लिमिटेशन पीरियड डिसाइड किया जा सकता है। अब अगर लिमिटेशन कंप्लीट होने के बाद अब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पर फिर भी मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर कॉग्निजेंस ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा डिसीजन क्या होगा? ऑलवेज बार्ड मतलब हो ही नहीं सकता। अलाउड इफ डिले इज कंडोन, कंडोन का मतलब होता है माफ कर दिया अगर हमने उस डिले को, ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने किया है, या फिर इसमें हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास पूरी डिस्क्रिशन रहती है कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, पर लिमिटेशन एंड होने के बाद इट डज नॉट मीन कि वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा या वैलिड हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि डिले आपको जस्टिफाइड लगता है या नहीं लगता है, वेदर आप इस डिले को कंडोन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स हियर। ठीक है, नेक्स्ट, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट फॉर ऑफेंस ग्रेटर देन 2 years। क्या शब्द क्या नाम होता है ऐसे केस का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। ग्रेटर देन 2 years है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ वारंट केस, पर समन्स केस वारंट केस कहाँ डिफाइंड है ये आपको पता होना चाहिए। समरी केस के बारे में कौन से सेक्शंस में गिवन है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, definition clause of all the chapters, sorry, of all the acts is going to be very very important for all your exams। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है, कुछ भी तुम्हें दिक्कत आती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, टेलीग्राम चैनल तो है ही, उसके अलावा ये एक नंबर है, चाहे वो एग्जाम से कनेक्टेड हो, एडमिट कार्ड से कनेक्टेड हो, ऑल ऑफ दिस कैन बी सॉर्टेड हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ प्लेन डिस्क्लोजेस द कॉज ऑफ एक्शन, पर ये अंडर वैल्यूड है और प्लेंटिफ यहाँ पर कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं कर रहा है। इन दिस सिचुएशन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ऐसे प्लेंट का? अगर प्लेंट अंडर वैल्यूड है तो उसमें कोई बात नहीं, कोर्ट आपको मौका जरूर देता है कि आप सीपीसी के अंडर इसे ठीक वैल्यूएशन पे कराइए। पर फिर भी अगर किसी एक इंसान ने नहीं किया है, इन सच सिचुएशन द प्लेंट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। ऑर्डर 7 रूल 11 याद रखना, ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन होता है और ऑर्डर 7 रूल 10 में रिटर्न होता है। और एक छोटा सा पॉइंट बता रही हूं, रिटर्न सिर्फ तब होता है जब ज्यूरिसडिक्शन में दिक्कत आती है। जब ज्यूरिसडिक्शन में दिक्कत है तभी हम उसे वापस कर देते हैं कि आप इसे वापस ले जाइए, अप्रोप्रिएट कोर्ट में फाइल कर दीजिए। रिजेक्ट का मतलब है जहां पे स्टैंपिंग प्रॉपर नहीं है, अंडर वैल्यूड है, डॉक्यूमेंट्स तुमने सबमिट नहीं किए, प्लेंट की कॉपीज तुमने सबमिट नहीं की, तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा, दैट वी विल नॉट कंसिडर दिस पर्टिकुलर प्लेंट। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत बार रिपीट होते हैं ये ऑर्डर्स। नेक्स्ट, कोर्ट कैन ऐड अ पार्टी, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ अदर पार्टीज के कहने पे कोर्ट ऐड कर सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग इन अकॉर्डेंस टू सीपीसी। सिर्फ ट्रायल से पहले कर सकती है, किसी भी स्टेज पे कर सकती है फॉर इफेक्टिव एडजुडिकेशन,
या फिर सिर्फ प्लेंटिफ रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो खुद से भी पार्टीज को ऐड कर सकती है, पार्टीज के एप्लीकेशन पे भी, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, कर सकती है। यहाँ पे आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे, एक होता है नेसेसरी पार्टी, एक होता है प्रॉपर पार्टी। ठीक है, अगर नेसेसरी पार्टी एडेड नहीं है, कोर्ट को पता चला है, उसके बिना फैसला नहीं सुनाया जा सकता, तो किसी भी स्टेज पे कोर्ट यहाँ पर उन्हें ऐड कर सकती है। सिंस यहाँ पर हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सी है, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। यहां पर ओनली वाला वर्ड ना होता तो यहां पर ए बी सी तीनों भी कहीं ना कहीं सही हो जाते अगर वो ओनली ना लिखा होता, पर यहाँ ओनली लिखा है एंड सबसे अप्रोप्रिएट है ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू सीपीसी। अच्छा, एडिशन कहां पर होता है? ऑर्डर 1 रूल 10 में। हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। In accordance to CPC, withdrawal of plaint without liberty to file the fresh suit results in, आपने यहाँ पर कोर्ट से पूछा ही नहीं कि हम अपना सूट विड्रॉ करें और आपने एक सिविल सूट को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। विड्रॉल कहाँ होता है? ऑर्डर 23 में होता है। तो ऐसे इंस्टेंस में क्या आप एक नया सूट फाइल कर सकते हो? आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते हो, कॉस्ट लगेगी, या कोर्ट की मर्जी है वो कैसे करना चाहता है। अगर आपने कोर्ट की परमिशन लेके विड्रॉ किया है, कोर्ट आपको नया सूट फाइल करने की इजाजत दे देगा। पर आपने बिना कोर्ट की परमिशन लिए विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे इट सिंपली रिजल्ट्स इन बार टू फ्रेश सूट। ऑर्डर 23 में ये बात क्लियरली गिवन है, विड्रॉल विदाउट परमिशन लीड्स टू बार ऑफ न फ्रेश सूट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। A manufacturer sells a product through intermediaries, ठीक है, ultimate consumer suffers harm due to defect, liability arises based on। अब यहाँ पे सपोजिटली एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाया, कंज्यूमर को दिक्कत हो गई। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ, कहीं ना कहीं कुछ एक केस याद आ रहा है, डोनॉग वर्सेस स्टीवनसन, नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल आया था। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी आएगी वो कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे आएगी? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तो लाइबिलिटी नहीं आ सकती। फोर्सिएबिलिटी ऑफ हार्म, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई डेंजरस चीज नहीं आई है, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्सिएबिलिटी ऑफ, हाँ, जो कहीं ना कहीं नेबरहुड प्रिंसिपल जो डोनॉग वर्सेस स्टीवनसन में आया था उससे भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट, इन सीपीसी एपेलेट कोर्ट एडमिट करता है एडिशनल एविडेंस व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर जस्टिस और नॉट अवेलेबल अर्लियर एज पर विच ऑर्डर। कौन से ऑर्डर के अंडर ऐसा अलाउड होता है? तो दैट इज अंडर ऑर्डर 41 एंड द रूल इज रूल 27। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि कौन से रूल ऑफ ऑर्डर 41 में आता है। तो रूल 27 ऑफ ऑर्डर 41 में अपील के वक्त भी कोर्ट को अगर लगता है कि ये एविडेंस अभी पता चला है या फिर ये एविडेंस होना बहुत जरूरी है, तब कोर्ट डेफिनेटली इसे एक्सेप्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड बहुत जजमेंट्स आए थे, अभी 2-3 जजमेंट्स आए थे पिछले 3-4 महीने में। तो इसलिए यहाँ पर दिस ऑर्डर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 41 अपील से डील करता है, ठीक है, एंड रूल 27 टॉक्स अबाउट दैट एडिशन ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट, यहाँ पर, sorry, I think this question is incomplete. The question exactly is malicious prosecution के regards में, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो हम टॉर्ट्स में पढ़ते हैं उसके रिगार्ड्स में कौन सा असेंशियल एलिमेंट नहीं है? विच इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। एब्सेंस ऑफ रीजनेबल कॉज, मैलिस, कन्विक्शन ऑफ अक्यूज, टर्मिनेशन इन प्लेंटिव्स फेवर। तो यहाँ पे रीजनेबल कॉज अगर नहीं है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हो सकता है, मैलिस के बेसिस पे हो सकता है। अक्यूज्ड का कन्विक्शन हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अक्सर इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक बात याद रखना, जो इंसान मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर रहा है, जो प्लेंटिफ है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस का, उस पे अगर झूठा इल्जाम लगा हुआ था, झूठा केस चल रहा था और उसको कोर्ट ने बरी कर दिया,
तभी वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर पाएगा। अगर वो कन्विक्ट हो गया है, कोर्ट ने उसे सजा दे दी है, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी और डी में बहुत कंफ्यूजन होगी, ध्यान से बैठ के इसे समझना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। CD copied from original device is produced without certificate, बिना किसी सर्टिफिकेट के वो प्रोड्यूस कर दी है। What would be the status of such evidence? ऐसा एविडेंस माना जाएगा या नहीं? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिगार्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सर्टिफिकेट के साथ ही आ सकता है। बिना सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट मान्य नहीं करेगा। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, इनएडमिसिबल होगा विदाउट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के बारे में कहाँ गिवन है? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B था, वही अब क्या हो गया है, सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। इससे कनेक्टेड कुछ केसेस भी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवर बशीर केस है, ठीक है। तो इन केसेस को प्लीज जरूर पढ़कर जाना, बिकॉज इन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, चलो। सो आई थिंक 14 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन रिपीट था। तो यहाँ पे आउट ऑफ 14 क्या स्कोर आया कमेंट बॉक्स में बताओगे, और कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये जो भी आपके एग्जाम के डेज बचे हैं वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। जहां भी जो भी तुम्हें गैप लग रहा है, रिक्वायरमेंट लग रही है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।